तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 को। सीजन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है 28 अक्टूबर 1984 पिट्सबर्ग से। कुछ लोग जो मास्क लगाए होते हैं एक अपार्टमेंट से भागते हैं एक वैन में। पुलिस उनका पीछा करती है। पुलिस की गाड़ी चलाने वाला एक टनल को गिरता हुआ देखता है और गाड़ी रोक देता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये सब बस उसका इमेजिनेशन था, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे वैन में एक लड़की होती है जिसका नाम काली है। वो अपनी नाक से खून पोंछती है और अपने हाथ पर 008 लिखा हुआ टैटू दिखाती है। इधर माइक, डस्टिन और लूकस अपने पैसे मिलाकर पैलेस आर्केड जाते हैं जहां उनका दोस्त विल पहले से ही मौजूद होता है। ये पैसे माइक ने अपनी बहन नैन्सी से चुपके से लिए थे। विल की मम्मी जॉयस हमेशा उसकी चिंता करती थी। वहां डस्टिन एक वीडियो गेम खेलता है ड्रैगन्स लेयर, लेकिन हार जाता है। लूकस कहता है कि वो ये गेम में बेहतर है और उसे गेम की प्रिंसेस वाली लड़की पसंद है। आर्केड में काम करने वाला लड़का कीथ बताता है कि कोई मैड मैक्स नाम का कोई प्लेयर है जो डस्टिन के गेम के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। कीथ कहता है कि अगर माइक अपनी बहन नैन्सी के साथ उसकी डेट करवाए तो वो बताएगा कि मैड मैक्स कौन है। माइक मना करता है, लेकिन डस्टिन और लूकस मान जाते हैं। उसी वक्त विल को ऐसा लगता है जैसे बाहर बर्फ गिर रही है। फिर आर्केड में सभी लोग गायब हो जाते हैं। विल बाहर जाकर देखता है कि आसमान में लाल बिजली और डरावनी आंधियां हैं। माइक उसे वापस अंदर ले आता है। जिम हॉपर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम मर्रे है। वो पहले रिपोर्टर था और अब अजीब अजीब कॉन्स्पिरेसीज पर भरोसा करता है। वो कहता है कि 11 नाम की लड़की रशियन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकती थी और वही बार्ब को ले गई होगी। हॉपर उस पर यकीन नहीं करता। नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड स्टीव को उसके कॉलेज का ऐसे ठीक करवाने में मदद करती है। वो दोनों अपने फ्यूचर की बात करते हैं। स्कूल में 2 नए बच्चे आते हैं, एक लड़का और एक लड़की जो स्केट बोर्ड पर होती है। उस लड़की का नाम होता है मैक्स। विल को स्कूल में एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है ज़ॉम्बी बॉय। क्लास में मैडम दिमाग के बारे में पढ़ा रही होती है। मैक्स पीछे बैठती है और लड़के उसे देखते हैं और सोचते हैं यही मैड मैक्स है। मैक्स एक पर्ची फाड़ कर फेंकती है जिस पर लिखा होता है मुझे देखना बंद करो। विल को डॉक्टर के पास जाना होता है और उसके दोस्त उसे जाते हुए देखते हैं। विल, उसकी मम्मी जॉयस और हॉपर डॉक्टर ओवेन से मिलते हैं। डॉक्टर विल के दिमाग की जांच करते हैं। विल कहता है कि उसे ऐसा लगता है कोई बुरी ताकत सबको मारना चाहती है, लेकिन उसे नहीं। डॉक्टर ओवेंस कहता है कि ट्रॉमा के टाइम लोग अजीब महसूस करते हैं और विल को नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जॉयस को डॉक्टर ओवेन पर भरोसा नहीं होता, लेकिन हॉपर कहता है कि उस पर भरोसा करो। माइक रोज की तरह फिर से 11 को कॉल करता है और आज 352 दिन हो चुका है। आर्केड के बाहर डस्टिन और लूकस देखते हैं कि मैक्स गेम बहुत अच्छे से खेलती है। अब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि मैक्स ही मैड मैक्स है। माइक को नैन्सी से पैसे चुराने की सजा मिलती है। उसके सारे खिलौने ले लिए जाते हैं। वो कुछ खिलौने अपने पास रख लेता है जो उसे 11 की याद दिलाते हैं। फिर वो 11 के पुराने ब्लैंकेट फोर्ट में जाकर सुपर कॉम से उसे कॉल करता है। उसे आवाज आती है, लेकिन डस्टिन बीच में आकर मैक्स के बारे में बताने लगता है और कॉल कट हो जाती है। नैन्सी और स्टीव बार्ब के मम्मी पापा से मिलने जाते हैं। वो लोग अपना घर बेच रहे होते हैं ताकि बार्ब को ढूंढने के लिए मर्रे को पैसे दे सकें। नैन्सी को बार्ब की याद आती है और वो चुपचाप रोने लगती है। डस्टिन को अपने घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये उसकी बिल्ली होगी। जोनाथन विल को एक डरावनी तस्वीर बनाते हुए देखता है जिसमें वो खुद ज़ॉम्बी बॉय बना होता है। विल कहता है कि सब लोग उसे कमजोर समझते हैं। जोनाथन कहता है कि वो ज़ॉम्बी बॉय जैसे दोस्त को किसी बोरिंग इंसान से ज्यादा पसंद करेगा। रात को जॉयस और उसका बॉयफ्रेंड बॉब मूवी देख रहे होते हैं। तभी फोन बजता है और जॉयस डर जाती है, लेकिन बॉब उसे शांत करता है। इसी रात लैब में मशीनें अचानक तेजी से चलने लगती हैं। विल बाथरूम जाता है और देखता है कि बाहर फिर से अपसाइड डाउन जैसा माहौल है। आसमान में एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा राक्षस होता है। विल को बहुत डर लगता है और उसकी गर्दन में अजीब दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ हॉपर एक केबिन में पहुंचता है जो जंगल में होता है। वो एक खास तरह से दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर टेबल पर एगो वॉफल रखा होता है और वहाँ 11 बैठती है और फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। देखते हैं कि 11 ने जब डेमोगॉर्गन को मार दिया था तो वो खुद अपसाइड डाउन में पहुंच गई थी। वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर गई थी। उसने माइक को आवाज दी, लेकिन वो नहीं मिला। फिर उसे एक गेट दिखा जो डेमोगॉर्गन ने बनाया था। जब उस तरफ से सिपाही चले गए तो 11 ने अपनी ताकत से उस गेट को और बड़ा किया और हॉकिंस मिडिल स्कूल में आ गई। फिर वो सीधे माइक के घर गई, लेकिन वहाँ हॉकिंस लैब के लोग थे। वो कह रहे थे कि 11 खतरनाक है। बाहर से 11 ने देखा कि माइक कह रहा है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। माइक ने
जैसे 11 को देखा एजेंट्स ने 11 का पीछा किया, लेकिन 11 जंगल में जाकर छुप गई। अब वापस प्रेजेंट में अब 11 जिम हॉपर से पूछती है क्या वो हेलोवीन में भूत बनकर बाहर जा सकती है ताकि कोई उसे नहीं पहचाने। हॉपर मना करता है लेकिन कहता है कि वो उसके साथ बैठकर स्वीट्स खाएगा और डरावनी फिल्में देखेगा। वो उसे कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझाता है और 11 मान जाती है। जॉयस सुबह उठती है तो देखती है कि विल बिस्तर में नहीं है। वो उसे बाथरूम में पाती है और उसके डेस्क पर एक डरावना मॉन्स्टर बना होता है। विल कहता है कि वो ठीक है और अब कोई अजीब चीज महसूस नहीं हो रही। फिर विल, डस्टिन और लूकस घोस्ट बस्टर्स की ड्रेस पहनते हैं। विल बना होता है एगॉन, डस्टिन बना होता है रे और लूकस बना होता है पीटर। उनकी मम्मियाँ फोटो खींचती है और लूकस की छोटी बहन एरिका उसे चिढ़ाती है। माइक भी पीटर की ड्रेस पहनता है लेकिन उतना खुश नहीं है। स्कूल में लूकस और माइक में बहस हो जाती है क्योंकि लूकस को लगता है माइक चाहता है कि लूकस विंस्टन बने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी स्किन डार्क है। बच्चे थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ वही लोग हैं जो कॉस्ट्यूम में आए थे। डस्टिन और लूकस सोचते हैं मैक्स को अपने साथ ट्रिक और ट्रीट के लिए बुलाएंगे, लेकिन उन्हें हिम्मत ही नहीं होती। जॉयस हॉपर को विल की ड्राइंग दिखाती है जो उनके घर के सामने के पेड़ पौधों जैसे लगते हैं। वो समझ जाती है कि विल ने झूठ बोला कि वो ठीक है। हॉपर भी मानता है कि हर साल इस टाइम कुछ अजीब तो होता ही है। वो दोनों पुराने टाइम की बात करते हैं और जॉयस कहती है वो चाहती है ये सब खत्म हो। नैन्सी स्कूल की लाइब्रेरी में बार्ब जैसी दिखने वाली लड़की को देखती है और सोच में डूब जाती है। स्टीव उसे बाहर लाता है। नैन्सी कहती है कि अब वो झूठ नहीं बोल सकती। स्टीव उसे समझाता है कि अगर वो कुछ बोलेगी तो दोनों फंस सकते हैं। वो कहता है कि हेलोवीन पार्टी में चलो और थोड़ा नॉर्मल रहने की कोशिश करो। डस्टिन और लूकस मैक्स को पार्टी में बुलाते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती। 11 अकेले केबिन में रोमांटिक मूवी देख रही होती है और डायलॉग्स दोहराती है। फिर उसे एक गिलहरी दिखती है और उसे याद आता है जब उसने एक गिलहरी को मारा, पकाया और एक शिकारी पर फेंका था। उसी शिकारी से उसने कोट और टोपी चुराई थी। एक किसान यूजीन पुलिस स्टेशन आता है और बताता है कि उसके सारे कद्दू सड़ गए हैं। वो सोचता है कि उसका पड़ोसी मेरिल वही शायद इसके पीछे है। कई और किसानों को भी यही दिक्कत हो रही है। मैक्स का बदतमीज सौतेला भाई बिली उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे ये हॉकिंस शहर पसंद नहीं। जब बिली अपनी गाड़ी चला रहा होता है तो वो माइक, डस्टिन और लूकस को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन मैक्स गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लेती है और उन्हें बचा लेती है। हॉपर उस फार्म पर जाता है जहाँ पेड़ भी सड़ने लगे हैं। वो अपने लोगों से कहता है कि हर गड़बड़ वाली जगह को मार्क करो। जोनाथन विल को उसके दोस्तों के पास छोड़ता है और कैमरा देता है। हेलोवीन पार्टी में बिली स्टीव का रिकॉर्ड तोड़ देता है। नैन्सी ज्यादा पी लेती है। जॉयस और बॉब डांस करते हैं। बॉब कहता है कि उन्हें हॉकिंस छोड़ देना चाहिए। मैक्स माइकल मायर्स की ड्रेस में आ जाती है, भले ही उसे किसी ने नहीं बुलाया था। हॉपर जंगल में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है लेकिन एक बच्चा उसे याद दिलाता है कि उसने 11 से मिलने का वादा किया था। हॉपर उसे कैंडी देता है और 11 को रेडियो पर बताता है कि वो देर से आएगा। 11 को याद आता है जब उसने जंगल में हॉपर का लकड़ी वाला बॉक्स ढूंढा था। डस्टिन और लूकस मैक्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन माइक नाराज हो जाता है क्योंकि उन्होंने बिना पूछे मैक्स को बुला लिया। बड़े लड़के विल को ज़ॉम्बी बॉय कहकर चिढ़ाते हैं और उसे गिरा देते हैं। विल फिर से अपसाइड डाउन जैसी दुनिया में चला जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा मकड़ी जैसा मॉन्स्टर दिखता है, पर माइक उसे ढूंढ लेता है और उसे घर ले जाता है। पार्टी में नैन्सी और स्टीव लड़ने लगते हैं और नैन्सी गलती से शराब गिरा देती है। वो कहती है कि वो स्टीव से झूठा प्यार का नाटक करके थक गई है। जोनाथन उसे घर छोड़ता है और वो चुपचाप उसका नाम लेकर सो जाती है। विल माइक को अपनी हालत के बारे में बताता है। उसे लगता है वो किसी और ही दुनिया में फंस गया है। माइक कहता है कि 11 समझेगी और मानता है कि वो कभी कभी उसकी आवाज सुनता है और उसे देखता भी है। वो विल से वादा करता है अगर पागल होना पड़ा तो हम दोनों साथ में होंगे। हॉपर घर वापस आता है। 11 गुस्से में होती है और अपने कमरे में बंद होती है। हॉपर माफी मांगता है लेकिन 11 चुप रहती है। वो टीवी पर स्टैटिक लगाकर खुद को एक काली जगह में भेजती है और माइक को रेडियो पर सुनती है। माइक कहता है कि अगर तुम जिंदा हो तो कोई सिग्नल दो। 11 उसका नाम लेकर जमीन पर बैठती है। माइक को उसकी मौजूदगी महसूस होती है लेकिन वो रेडियो बंद कर देता है। 11 उदास हो जाती है। उसी समय डस्टिन अपने घर आता है और डस्टबिन में कुछ हिलता डुलता हुआ सुनता है। जब वो फोटोन ब्लास्टर से देखता है तो उसका तो होश ही उड़ जाता है।
डस्टिन एक अजीब सा छोटा सा क्रिएचर पकड़ता है और उसे अपने घोस्ट बस्टर्स वाले ट्रैप में छुपाकर अपने कमरे में ले आता है। वो उसे अपने कछुए वाले टंकी में रखता है और ये छोटा सा क्रिएचर 2 पैरों वाला है। उसका चेहरा नहीं है, बस एक मुंह है। डस्टिन उसका नाम रखता है डार्ट। वो उसे 3 मस्कीटर्स वाली कैंडी खिलाता है और देखता है कि डार्ट हीट लैम्प से दूर रहता है। डस्टिन किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता है, तभी डार्ट कांपता है और अजीब सी आवाज निकालता है। 11 खाने के लिए हॉपर के लकड़ी के डिब्बे में देखती है, तभी जिम हॉपर आ जाता है। अगली सुबह हॉपर उसे नाश्ते में एगोज और कैंडी देता है तो 11 उसे माफ कर देती है कि वो हैलोवीन वाली रात नहीं आया था। 11 फिर से माइक से मिलने की बात करती है, लेकिन जब हॉपर मना कर देता है तो 11 गुस्सा हो जाती है। वो प्लेट अपने पावर से तोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। डस्टिन लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेता है जो कि जानवरों और कीड़ों के बारे में है। बॉब कार में विल को स्कूल छोड़ते हुए एक कहानी सुनाता है कि कैसे बचपन में एक जोकर से उसे डर लगता था, लेकिन जब उसने उसका सामना किया तो उसका डर खत्म हो गया। स्कूल में लूकस मैक्स को विल की झूठी कहानी सुनाता है। टीचर मिस्टर क्लार्क सबको फिनिस गेज की कहानी सुनाते हैं, एक आदमी जिसके सिर में एक छड़ घुस गई थी, फिर भी वो बच गया, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया था। डस्टिन सबको बुलाता है और कहता है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। वो डार्ट को अपने ट्रैप में लेकर आता है, तभी विल डार्ट की आवाज सुनकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि यह आवाज उसे पहले भी अपसाइड डाउन में सुनाई दी थी। उधर हॉपर जंगल में घूमते हुए एक अजीब सी सड़ी हुई जमीन देखता है, जैसे कुछ अंदर से गल रहा हो। 11 अब अकेली ही बाहर निकलती है, सारे रूल्स तोड़ते हुए। उसे पुरानी बातें याद आती हैं, जब वो पहली बार हॉपर के साथ इस केबिन में आई थी। बिली और स्टीव बास्केटबॉल खेलते हैं और बिली उसे चिढ़ाता है। नैन्सी स्टीव से बात करती है, लेकिन जब वो आई लव यू नहीं कह पाती तो स्टीव नाराज होकर चला जाता है। डस्टिन डार्ट को सबको दिखाता है, लेकिन जब विल कहता है कि ये अपसाइड डाउन से आया है तो सब घबरा जाते हैं। डार्ट अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है और उसके 4 पैर हो गए हैं। माइक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डस्टिन रोकता है, पर डार्ट भाग जाता है। नैन्सी और जोनाथन एक प्लान बनाते हैं। वो हॉकिंस लैब का राज सबके सामने लाना चाहते हैं। इधर जॉयस विल का वीडियो देखती है और नोटिस करती है कि जब विल की हालत बिगड़ी थी तब स्क्रीन पर काली परछाई दिखाई दी थी, वही जो उसने विल की ड्राइंग में देखी थी। 11 स्कूल पहुंचती है और बाहर माइक की साइकिल देखकर खुश होती है। अंदर माइक और मैक्स एक दूसरे से डार्ट को ढूंढने में मदद कर रहे होते हैं। मैक्स पूछती है माइक उसे पसंद क्यों नहीं करता, तो माइक कहता है कि हमारी ग्रुप में पहले से ही एक लड़की थी। गलती से 11 की बात निकल जाती है, लेकिन 11 ये सब बाहर से देख रही थी और गुस्से में वो मैक्स को अपने पावर से गिरा देती है। फिर वो चुपचाप वहां से चली जाती है। विल को फिर से एक अटैक आता है। वो डार्ट की आवाज सुनकर बाथरूम में जाता है, लेकिन तभी अपसाइड डाउन की बड़ी परछाई उसे घेर लेती है। वो डरते हुए चिल्लाता है, लेकिन वो परछाई उसके अंदर घुस जाती है, उसकी आंखों, नाक और मुंह से। विल के अंदर अब शैडो मॉन्स्टर्स की अजीब सी काली टेंड्रिल्स घुस चुकी है। हॉकिंस मिडिल स्कूल के बाहर माइक, व्हीलर, डस्टिन और मैक्स और लूकस विल को जमीन पर बेहोश पड़े हुए पाते हैं। उसकी माँ जॉयस उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन विल तभी होश में आता है जब वो शैडो मॉन्स्टर अपना कुछ अजीब सा काम पूरा कर लेता है। जॉयस विल को तुरंत घर ले आती है। बाकी लड़के नोटिस करते हैं कि अब विल को ये अजीब अजीब दौरे ज्यादा आने लगे हैं, लेकिन वो मैक्स को असली बात नहीं बताते। घर पहुंचकर जब जॉयस विल से पूछती है कि उसे कुछ याद है क्या हुआ था, तो वो कहता है उसे कुछ याद नहीं है। जब जॉयस उसे काले शैडो मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाती है तो विल उदास हो जाता है और कहता है कि उसे ये बस एक अजीब सा डर लगता है। उसे ये भी नहीं पता कि वो शैडो मॉन्स्टर उसे चाहता क्या है। जॉयस उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। उधर 11 जब वापस केबिन आती है तो हॉपर उसे बहुत गुस्से में देखता है। वो चिल्लाता है क्योंकि 11 बाहर चली गई थी और कुछ लोगों ने उसे देख लिया था, जिससे खतरा बढ़ जाता। हॉपर उसे 1 हफ्ते के लिए सजा देता है और टीवी भी बंद कर देता है, लेकिन 11 अपने पावर से टीवी को रोक लेती है। तभी हॉपर गुस्से में टीवी के वायर खींच लेता है। 11 और ज्यादा नाराज हो जाती है और हॉपर की तुलना अपने पापा मार्टिन ब्रेनर से करती है। फिर वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। जोनाथन घर आता है और देखता है कि जॉयस और विल एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। विल की आंखें हल्की सी हिल रही होती है। वहीं नैन्सी व्हीलर एक झूठा बहाना बनाकर स्कूल से निकलती है और जोनाथन से मिलती है। जॉयस हॉपर को कॉल करती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो विल का टेम्परेचर चेक करती है और देखती है कि उसका शरीर नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही ठंडा है। डस्टिन अभी भी डार्ट की देखभाल कर रहा है और स्कूल जाता है, जहां उसके दोस्त डार्ट को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। क्लास में टीचर स्कॉट क्लार्क जानवरों के डर और रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। जॉयस विल को गर्म पानी से नहलाने की कोशिश करती है, लेकिन विल कहता है कि उसे सिर्फ ठंडा ही अच्छा लगता है। नहलाते हुए उसे अपने गर्दन पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर उसे अपसाइड डाउन की टनल्स दिखाई देने लगती हैं।
हॉपर 11 से माफी मांगने का सोचता है, लेकिन बिना कुछ कहे वो उसे केबिन साफ करने को कहकर बाहर चला जाता है। बिली और स्टीव बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बिली स्टीव का मजाक उड़ाता रहता है और कहता है कि वो अपने पांव टिकाकर नहीं खेल पाता। फिर शावर में बिली और टॉमी मिलकर स्टीव का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि नैन्सी स्कूल नहीं आई थी और शायद अब वो जोनाथन के साथ है। नैन्सी और जोनाथन जब पार्क में होते हैं तो उन्हें एक अजीब आदमी दिखता है जो खुद से बातें कर रहा होता है। तभी कुछ लोग उन्हें देखते हैं और एक आदमी उनकी कार रोक कर कहता है कि वो उसके साथ चले। हॉपर जब जॉयस के घर आता है तो देखता है कि घर बहुत ठंडा हो गया था और विल बस अपने अंडरवेयर में है। विल बताता है कि उसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो असल में शैडो मॉन्स्टर है। वो कहता है कि उसे ऐसी यादें दिखती है जो उसकी है ही नहीं। वो उन्हें 9 मेमोरीज कहता है। फिर वो बहुत सारी ब्लू लाइनें पेपर पर बनाने लगता है। पहले तो हॉपर और जॉयस सोचते हैं कि ये बस बकवास है, लेकिन फिर जॉयस को समझ आता है कि ये सब पेपर एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब वो सारे पेपर जमीन और दीवार पर जोड़ते हैं तो वो एक तरह की नीली बेलों जैसी सुरंगों का नक्शा बनता है। हॉपर समझ जाता है कि ये असल में जमीन के अंदर कुछ फैल रहा है। उधर मैक्स परेशान है क्योंकि लड़के उससे सारी बातें छुपाते हैं। वो लूका से पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता, तो मैक्स नाराज होकर चली जाती है। बिली मैक्स को वार्न कर देता है कि उन लड़कों के साथ वक्त मत बिताओ। 11 केबिन में सफाई करते वक्त फर्श के नीचे कुछ डब्बे पाती है। एक डब्बे पर लिखा होता है हॉकिंस लैब। फिर वो टीवी में टेरी आइव्स और मार्टिन ब्रेनर की तस्वीरें देखती है और अपने पावर से वो अंधेरे में एक अलग दुनिया में जाती है जहां उसे टेरी आइव्स एक कुर्सी पर बैठी मिलती है। टेरी चुपचाप बैठी रहती है लेकिन अचानक कहती है कि 11 उसकी बेटी जेन है। 11 दुखी हो जाती है और वो तस्वीरें गायब हो जाती हैं। नैन्सी और जोनाथन लैब से निकलते हैं। नैन्सी बताती है कि उसने सैम ओवेंस की बातें रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो लैब को बंद कराना चाहती है। माइक जॉयस के घर आता है और बताता है कि वो जानता है कि वो शैडो मॉन्स्टर क्या है। डस्टिन जब अपने घर पे होता है तो देखता है कि डार्ट का टैंक टूटा पड़ा है और अंदर से उसकी बिल्ली भी मरी हुई है। फिर वो देखता है कि डार्ट अब बड़ा हो चुका है और उसका मुंह भी डेमोगोर्गन जैसा हो गया है। हॉपर एक कद्दू के खेत में खुदाई करता है और अंदर अजीब सा ग्रे चीज पाता है। वो एक गड्ढा तोड़ता है और अंदर एक काली सुरंग में उतर जाता है। जॉयस अपने बेटे विल के बनाए हुए ड्राइंग्स को जोड़कर एक बहुत बड़ा सा मेज तैयार कर लेती है। विल माइक को बताता है कि वो सब कुछ देख सकता है जो शैडो मॉन्स्टर कर रहा है, चाहे वो अपसाइड डाउन में हो या हॉकिंस में। विल को डर लगता है लेकिन माइक कहता है कि ये अच्छी बात भी हो सकती है। अब विल उनका स्पाई बन सकता है। विल पूछता है अगर वो मुझ पर ही स्पाई करने लगा तो। माइक कहता है हम ऐसा नहीं होने देंगे। नीचे टनल में हॉपर को एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। तभी दीवार से कुछ स्पोर्स उस पर छिड़क जाते हैं। वो जोर जोर से खांसता है और गिर पड़ता है। उसके ऊपर जो रास्ता बाहर जाता है वो मोटी मोटी बेलों से बंद होने लगता है। जोनाथन और नैन्सी एक मोटल में एक ही कमरे में रहते हैं। जोनाथन पूछता है लाइट ऑन रखूं या ऑफ। नैन्सी हंसते हुए कहती है ये सवाल कुछ जाना पहचाना सा है। फिर दोनों अपनी पिछली चोटों की तुलना करते हैं। नैन्सी कहती है कि उसकी चोट बड़ी है। नैन्सी पूछती है ये सब कुछ होने के बाद जोनाथन दूर क्यों हो गया था। जोनाथन अपने घर वालों की जिम्मेदारियां बताता है। नैन्सी कहती है कि उसने दोबारा स्टीव को तभी देखा जब जोनाथन नहीं आया था, लेकिन जोनाथन कहता है कि उसने सिर्फ 1 महीना इंतजार किया था। नैन्सी नाराज हो जाती है और मुंह फेर लेती है और कहती है लाइट बंद कर दो। इधर विल डर के मारे अचानक उठ जाता है और जॉयस को बताता है कि उसने हॉपर को बहुत बड़े खतरे में देखा। हॉपर टनल में होश में आता है लेकिन वहां की हवा से उसे चक्कर आने लगते हैं। वह अपनी यूनिफॉर्म की बाह काट कर एक मास्क बनाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। रास्ता याद रखने के लिए वो पीछे टूटी हुई सिगरेट्स छोड़ता जाता है। एक काली परछाई उसका पीछा करती है। लूकास अपने पापा से पूछता है कि अगर किसी लड़की को नाराज कर दो तो क्या करना चाहिए, तो उसके पापा कहते हैं कि माफी मांग लो और जो वो कहे वही करो। फिर लूकास क्लॉडिया के घर के पास से अपनी साइकिल पर निकलता है। क्लॉडिया अपनी मरी हुई बिल्ली को ढूंढ रही होती है। डस्टिन क्लॉडिया को झूठ बोल देता है कि आपकी बिल्ली शायद टाउन से बाहर चली गई है। फिर वो हॉकी के गियर्स पहनकर अपने स्टॉर्म सेलर में बेलोनी के टुकड़ों का रास्ता बनाता है। फिर जैसे ही क्रिएचर अंदर आता है तो वो उसे हॉकी स्टिक से मारता है और दरवाजा बंद कर देता है। 11 टहलते हुए आइव्स के घर पहुंचती है। बेकी उसे पहचान जाती है जब वो अपने दिमाग से दरवाजा खोलती है। बेकी उसे अपनी माँ टेरी से मिलवाती है जो ट्रांस में होती है और बार बार रेनबो, ब्रीद और कुछ नंबर्स दोहराते रहती है। नैन्सी और जोनाथन मर्रे बॉमेन के सीक्रेट बंकर पहुंचते हैं जो कि इलिनॉय में होता है। मर्रे उन्हें 1983 के कॉन्स्पिरेसी वाला बोर्ड दिखाता है। नैन्सी तुरंत इस कहानी में लूप होल्स निकालने लगती है। लूकस कीथ को पैसे देकर डिग डग वाली आर्केड मशीन को ब्रोकन दिखवाता है ताकि
ताकि वो मैक्स से अकेले में बात कर सके। लूकस मैक्स को पिछले साल की पूरी सच्चाई बताना चाहता है, सिर्फ तभी जब वो रिस्क उठाने को तैयार हो। मैक्स हंसते हुए कहती है क्या ही हो जाएगा, ठीक है बताओ। विल हॉपर वाली जगह का एक ब्लू लाइन सा नक्शा बनाता है। जॉयस और माइक मेज में उस जगह को ढूंढ लेते हैं। बॉब विल को देखने आता है। जॉयस उसे हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन बिना कोई सवाल पूछे। बॉब ड्राइंग्स में हार्ट शेप पहचान लेता है और बताता है कि ये तो यहाँ का एक झील है। उसे समझ आता है कि विल ने पूरे शहर का ही मैप बना दिया है। हॉपर एक खुले हिस्से में पहुंचता है जहाँ जानवरों की हड्डियां और लाशें होती हैं। वो जब लाइटर जलाता है तो टेंड्रिल्स पीछे हटने लगती हैं। वो हड्डी और अपने जैकेट से एक टॉर्च बनाता है और टेंड्रिल्स काटते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। डस्टिन क्लॉडिया की बिल्ली को जमीन में दफना देता है और अपने दोस्तों को बुलाने के लिए सुपरकॉम डिवाइस से कॉल करता है, लेकिन सिर्फ लूकस की बहन एरिका कॉल उठाती है और तुरंत काट देती है। 11 बेकी के बातों को अनसुना करती है और कहती है कि टेरी अब ठीक नहीं हो सकती। बेकी उसे एक खास कमरा दिखाती है जो उसने 11 के लिए बनाया था। वो चाहती है कि 11 वहीं रहे। 11 मान जाती है, लेकिन तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है और टीवी चैनल स्टैटिक दिखाने लगते हैं। 11 को एहसास होता है कि उसकी माँ उससे कुछ बताना चाहती है। बॉब विल के मेज और मैप को मिलाकर हॉपर की लोकेशन ढूंढ लेता है। डस्टिन माइक के घर पहुंचता है, लेकिन वहां तो सिर्फ माइक के पापा होते हैं। तभी स्टीव हैरिंगटन आता है नैन्सी से बात करने के लिए। डस्टिन स्टीव को रोकता है और पूछता है कि उसके पास वो नेल वाला बैट है, फिर कहता है चलो मेरे साथ। उधर टनल में थके हुए हॉपर को टेंड्रिल्स जकड़ लेती हैं और नीचे खींचने लगती हैं। मैक्स शुरू में लूकस की बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब उसका डर सच्चा लगता है तो वो कहती है प्रूफ करो। तभी बिली वहां पर आता है और मैक्स को ले जाने लगता है। मैक्स लूकस को कहती है पीछे मत आना, लेकिन बिली लूकस को देख लेता है और मैक्स को उसे लेकर डांटता है। नैन्सी और जॉनथन मर्रे को एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें सैम ओवेंस मानता है कि उसने पब्लिक से झूठ बोला था। अब यह तय होता है कि पूरी सच्चाई पब्लिक को बताना बहुत रिस्की होगा, इसलिए वो लोग एक केमिकल लीक वाली कहानी सामने लाएंगे। हॉकिंस नेशनल लैब में एक साइंटिस्ट ओवेन को कुछ मिट्टी के इन्फेक्टेड सैंपल्स दिखाता है। जब वो मिट्टी को हीट करता है तो वो अपने सोर्स के ऊपर उड़ने लगती है। 11 एक टेबल क्लॉथ से ब्लाइंड फोल्ड बनाकर वॉइड में जाती है जहां उसे आइव्स मिलती है, जो उसका हाथ पकड़कर कहती है नहीं। 11 देखती है कि आइव्स को सी सेक्शन के बाद उसका बच्चा ले लिया गया था। मार्टिन सबको झूठ बोलता है कि बच्चा मर गया, लेकिन असल में वो बच्चा वो ले गया था। जब आइव्स बच्चे को लेने लैब में घुसती है तो सिक्योरिटी उसे रोकती है। फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जाती है जिससे उसका दिमाग बर्बाद हो जाए और वो कैटाटोनिक स्टेट में चली जाती है। बार बार वही मेमोरीज दोहराते रहती है। 11 हैरान होकर अपने वॉइड से बाहर आती है। जॉयस, बॉब, माइक और विल उस जगह जाते हैं जो बॉब ने मैप पर बताई थी। विल को विजन्स आते हैं जहां वो हॉपर को देखता है। वो लोग हॉपर की गाड़ी और डिगिंग साइट ढूंढ लेते हैं। जॉयस टेंड्रिल्स पर फावड़ा मारती है जिस तो वो हिलने लगती है। फिर जॉयस और बॉब नीचे टनल्स में उतरते हैं। वो सिगरेट का टुकड़ा देख लेते हैं और हॉपर को टेंड्रिल्स में फंसा हुआ पाते हैं। जॉयस जड़ों को काट कर उसे छुड़ाती है। तभी लैब के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और सबको बाहर निकालते हैं। जड़ों में आग लगाई जाती है। तभी विल चीखता है और जमीन पर गिरकर बुरी तरह कांपने लगता है। विल को जोर जोर से दौरे पड़ रहे होते हैं तो उसकी माँ जॉयस, बॉब और माइक उसे हॉकिंस नेशनल लैब ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि विल को अंदर से जलन जैसा महसूस हो रहा है, इसीलिए उसे शांति देने वाली दवाई दी जाती है। हॉपर को टनल से बाहर आने के बाद साफ किया जाता है, पानी से धोया जाता है और ब्रश से उसकी सफाई होती है। उधर डस्टिन स्टीव को अपने अजीब क्रिएचर के बारे में बताता है, लेकिन स्टीव को यकीन नहीं होता। फिर भी स्टीव अपना नेल बैट उठाता है और स्टॉर्म सेलर में जाता है जहाँ डार्ट को रखा गया था। वहां जाकर उसे पता चलता है कि डार्ट फिर से अपनी खाल बदल चुका है और दीवार में से एक टनल बनाकर भाग चुका है। लैब के एजेंट विल के घर पर आते हैं और दीवारों पर लगे विल के ड्राइंग्स की तस्वीरें लेते हैं, जिनमें शैडो मॉन्स्टर्स का भी एक स्केच है। जॉयस डॉक्टर ओवेंस और बाकी साइंटिस्ट को विल के अजीब दोहरे और यादों के बारे में बताती है, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जॉनथन, नैन्सी और मर्रे बाउमैन डॉक्टर ओवेंस की कन्फेशन टेप की कॉपी बनाते हैं और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को भेजते हैं और इसके बाद वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। बाउमैन उन्हें रात में गेस्ट रूम में रुकने को बोलता है। जॉनथन कहता है कि वो सोफे पर सो जाएगा ताकि नैन्सी के साथ बेड शेयर ना करना पड़े। बाउमैन को दोनों की केमिस्ट्री समझ आ जाती है और वो मजाक में कुछ बातें बोलकर सोने के लिए चला जाता है। बाद में नैन्सी और जॉनथन अलग अलग बिस्तरों पर लेटे होते हैं, लेकिन सो नहीं पाते। बाउमैन की बातें जो उनकी दिमाग में घूम रही होती है। वो दोनों मिलते हैं, पहले बाउमैन के नशे को लेकर मजाक करते हैं, फिर किस करते हैं और साथ सो जाते हैं। एरिका लूकस को बताती
है कि डस्टिन ने कई बार इमरजेंसी कॉल किए थे। फिर लूकस डस्टिन को कॉल करता है और डस्टिन उससे कहता है कि तैयार हो जाओ और जंकयार्ड में आकर मिलो। डॉक्टर ओवेंस हॉपर को क्वारंटीन से बाहर निकलने देता है और अंडरग्राउंड गेट की बढ़ती हुई साइज दिखाता है। ओवेंस बता कि ये गेट ही है जिससे वो टनल्स और सड़न फैल रही है। जॉयस बॉब को 1983 की सच्चाई बताती है। बॉब फिर से कहता है कि हमें कहीं और चले जाना चाहिए और अब जॉयस उसे सीरियसली सुन रही थी। सुबह नाश्ते में बॉमैन नैन्सी और जोनाथन का मजाक उड़ाते रहता है। फिर नैन्सी और जोनाथन हॉकिंस के लिए निकलते हैं। लूकस मैक्स के घर जाता है डस्टिन की कहानी प्रूव करने। वो लगभग बिल्ली से टकरा ही जाता है लेकिन किसी तरह बचकर मैक्स के साथ निकल जाता है। विल उठता है लेकिन उसे बॉब ओवेंस या हॉपर की याद नहीं आती। उसे माइक का नाम याद करने में भी टाइम लगता है। वो कहता है कि उसे सोल्जर्स की याद है जो उसके अंदर की टेंड्रिल्स को जला रहे थे और इससे वो मॉन्स्टर यानी कि ड्राइंग वाला शैडो मॉन्स्टर नाराज हो गया था। ओवेन टनल से एक टेंड्रिल का टुकड़ा लाकर जलाता है जिससे विल को बहुत तेज दर्द होता है। ओवेंस कहता है कि विल की हालत किसी वायरस जैसी है, शायद ठीक हो सकती है लेकिन अगर वो पूरी तरह बदल गया तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उधर स्टीव डस्टिन को बताता है कि मैक्स को कैसे इम्प्रेस करना है। वो लोग मीट फेंकते हैं ताकि डार्ट को अपने पास बुलाया जा सके। स्टीव कहता है कि मैक्स के सामने कूल बन के रहो और बताता है कि वो अपने बाल कैसे स्टाइल करता है। रात में वो लोग हॉपर के एक इन्फेक्टेड पेड़ के पास से गुजरते हैं। हॉपर अपने रेडियो से 11 को कॉल करता है और माफी मांगता है। लैब के साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर गेट को जलाया गया तो विल को तकलीफ होगी, इसलिए गेट को जलाने का ऑप्शन नहीं है। ओवेन सोच में पड़ जाता है लेकिन जॉयस उस वक्त उससे नहीं मिलती। विल एक सोल्जर की गन को देखता है और उसे फिर से टेंड्रिल्स जलाने की याद आती है। फिर वो अचानक माइक को बताता है कि उसे पता है कि उस मॉन्स्टर को हराना कैसे है। जोनाथन और नैन्सी बायर्स के घर लौटते हैं लेकिन घर खाली होता है और ड्राइंग से भरा होता है। वो एक पोलारॉइड कार्ट्रिज पाते हैं जो एजेंट्स पीछे छोड़ गए हैं। विल उन्हें फोटो से बनी मैप का इस्तेमाल करता है और एक बड़ी सी जगह पहचानता है जहां मॉन्स्टर्स उन्हें नहीं जाने देना चाहता। सोल्जर्स तैयार होते हैं अंडरग्राउंड जाने के लिए। एक टेक्नीशियन मैप लेकर उनका रास्ता तय करता है। उधर स्टीव और बच्चे जंकयार्ड में एक पुरानी बस को ब्लॉक करते हैं और मीट पर गैसोलीन डालते हैं। डस्टिन स्टीव के दिए हुए टिप्स आजमाता है मैक्स के सामने कूल दिखने के लिए। मैक्स लूकस के साथ बस की छत पर जाती है और अपने पेरेंट्स के तलाक और बिल्ली के बदले हुए बिहेवियर के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे डर है कि कहीं वो भी बिल्ली जैसी ना बन जाए, लेकिन लूकस कहता है कि मैक्स अलग है। तभी धुंध में से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और डार्ट वहां पर आ जाता है। डार्ट मीट के टुकड़े को इग्नोर कर देता है तो स्टीव अपना बैट लेकर बाहर आता है और डस्टिन का लाइटर लेकर सामना करता है। जैसे ही स्टीव डार्ट के पास पहुंचता है लूकस देखता है कि वहां 3 और छोटे डेमोगोर्गन्स हैं। स्टीव सभी से लड़ता है और किसी तरह बस के अंदर वापस घुस जाता है। एक डेमोडॉग छत के अंदर घुसने ही वाला होता है कि कोई चीज उसे वापस बुला लेती है। लूकस और मैक्स को एहसास होता है कि वो हाथ पकड़कर खड़े हैं। सीसीटीवी पर हॉपर सोल्जर को टनल के उस हिस्से में भेज देता है जहां मरे हुए जानवर और लोग पड़े हैं। वहां दहाड़ की आवाज सुनाई देती है और चारों तरफ धुंध फैलने लगती है। विल घबराकर कहता है उसने मुझसे ये सब करवाया क्योंकि उन्होंने उसे नाराज कर दिया था। माइक को समझ आ जाता है कि स्पाई के जरिए मॉन्स्टर सब कुछ देख रहा है। वो कंट्रोल रूम में जाकर सोल्जर को वार्निंग देता है। रडार पर बहुत सारे रेड डॉट्स दिखते हैं जो सारे डेमोडॉग सोल्जर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो सब बहुत जल्दी सोल्जर्स को मार डालते हैं। हॉपर रडार देखता है और पाता है कि सारे डेमोडॉग एक टनल की ओर बढ़ रहे हैं। विल अपनी माँ से कहता है आपको अब यहाँ से जाना चाहिए, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। हॉपर जब गड्ढे में झांकता है तो एक डेमोडॉग ऊपर चढ़ता है और जोर से दहाड़ता है। 11 बेकी को उस सांवली लड़की के बारे में बताती है जिसे उसने अपनी माँ के विजन्स में कई बार देखा था। वो बेकी की फाइल्स खंगालती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम काली प्रसाद है। काली को बचपन में इंग्लैंड से उठाया गया था और उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। 11 वॉइड में काली को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मिलती। बेकी उसे एक खास कमरा दिखाती और कहती है कि अब यही उसका घर है। 11 भी मान लेती है कि अब ये उसका ही घर है। फिर 11 को वॉइड में आग के पास खड़ी एक बड़ी उम्र की काली की झलक दिखती है। जब वो बेकी को ये सब बात बताने जाती है तो देखती है कि बेकी फोन पर हॉपर और जॉयस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। 11 चुपचाप बेकी के पर्स से पैसे उठाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अब उसे पता चल गया है काली कहाँ है। बस में बैठी 11 को और भी तेज विजन्स आने लगती हैं जिनसे उसे काली की लोकेशन साफ समझ आने लगती है। वो शिकागो पहुंचती है और एक पुराना वेयरहाउस ढूंढती है जो उसने अपने विजन में देखा था। वहाँ 4 लोग आग के पास बैठे होते हैं लेकिन काली वहाँ नहीं होती। एक आदमी 11
11 को चाकू दिखाकर डराता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है उसके हाथ पर मकड़ियां चल रही हैं, वो डर के मारे चाकू गिरा देता है। तभी काली सामने आती है। 11 काली को न्यूज़पेपर की फोटो दिखाती और हवा में चाकू उड़ाकर अपने पावर्स दिखाती है। 11 कहती है कि उसका असली नाम जेन है। काली अपने हाथ पर टैटू वाला नंबर दिखाती है और दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों बहनें हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। 11 काली को हॉकिंस की सारी बात बताती है। काली कहती है कि अगर हॉपर ये सोच के हॉकिंस लैब के लोग 11 से समझौता करेंगे तो वो बेवकूफ है, क्योंकि उनके लिए 11 हमेशा से एक मॉन्स्टर ही रहेगी। काली अपने पावर्स को गिफ्ट कहती है और कहती है कि उसका गिफ्ट है लोगों के दिमाग से खेलना और इल्यूजन दिखाना। काली चाहती है कि 11 भी उसके साथ रहे और यहीं अपना नया घर बसा ले। काली अपने ग्रुप को बताती है कि 11 ने उसे सिर्फ एक फोटो से ढूंढ लिया और अब 11 उनके प्लान में मदद करेगी। उनका प्लान लैब के उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने उनके साथ बुरा किया था। एक रात वॉइड में 11 को आवाज सुनाई देती है। हॉपर उसे माफी मांग रहा होता है, पर काली उसे जगा देती है। फिर काली 11 को अपने ग्रुप से मिलवाती है। जिसने उसे पहले चाकू दिखाया था उसका नाम एक्सेल है। बाकी है डॉटी जो डिफेंस प्लान बनाती है, मिक जो फाइटर है और फनशाइन जो थोड़ा इमोशनल है। काली 11 को एक फोल्डर दिखाती है जिसमें लैब वर्कर्स के फेक आईडीज हैं। ये वही लोग हैं जिनसे बदला लिया जा रहा है। काली कहती है कि 11 को अपनी तकलीफ से गुजरना होगा, तभी वो मजबूत बनेगी। काली 11 को एक ट्रेन कार को खिंचवाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अपने अंदर से गुस्से को निकालो। 11 मैक्स और माइक को साथ देखती है और हॉपर का गुस्सा याद करती है, अपनी माँ की हालत और लैब के दर्द को याद करती है और फिर बहुत जोर लगाकर वो ट्रेन के उस कंपार्टमेंट को खींच लेती है। उसे एक नाम मिलता है रे कैरोल, वही आदमी जिसने उसकी माँ को कैटाटॉनिक बना दिया था। अब पूरा ग्रुप तैयार होता है बदला लेने के लिए। 11 को एक नया लुक दिया जाता है और 11 को ये लुक पसंद आता है। एक कॉप उनकी वैन को जाते हुए देखता है। फिर वो लोग एक दुकान में चोरी करते हैं और कैरोल के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। मास्क पहनकर अंदर घुसते हैं और कैरोल को बांध देते हैं। काली और 11 अपने मास्क उतारते हैं। कैरोल उन्हें पहचान लेता है, बच्चों की तरह देखता है और अपनी जान की भीख मांगता है। वो कहता है कि मार्टिन ब्रेनर अभी भी जिंदा है और वो उन्हें वहां ले जा सकता है। काली 11 से कहती है कि उसे कैरोल को मार देना चाहिए। 11 उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी एक्सेल और डॉटी बताते हैं कैरोल की बेटियां पुलिस से बात कर रही हैं। 11 रुक जाती है, वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। काली भी गोली नहीं चलाती। वो लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन काली 11 को चेतावनी देती है कि अपने बदले से कभी पीछे मत हटना। वापस वेयरहाउस में काली कहती है कि एक समय वो किसी को नहीं मारना चाहती थी, उसे भी एक परिवार मिला था, लेकिन वो लोग उसका कुछ नहीं कर सके तो उसे छोड़ना पड़ा। काली 11 से कहती है कि उसे मार्टिन ब्रेनर का सामना करना होगा। 11 कहती है कि वो मर चुका है, लेकिन काली उसे ब्रेनर का इल्यूजन दिखाती है। ब्रेनर कहता है कि 11 के अंदर जो दर्द है वो उसे मार देगा अगर उसने उसका सामना नहीं किया। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपने दोस्तों के पास लौट जाए या काली के साथ रहकर अपनी माँ का बदला ले। 11 को याद आता है माइक ने उसे निकनेम दिया था। उसने माइक और डस्टिन को बुली से बचाया था और हॉपर के साथ केबिन बनाया था। वो वॉइड में जाती है और देखती है कि हॉपर और बाकी सभी लोग लैब में खतरे में हैं। माइक सबको ट्रैप के बारे में बता रहा होता है। 11 समझ जाती है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। वो वापस जाने का फैसला करती है, तभी पुलिस वेयर हाउस पर रेड मारती है। काली का ग्रुप पुलिस से लड़ता है। काली अपने पावर से एक बड़ी लोहे के दीवार बना देती है जिससे पुलिस रुक जाती है। 11 काली को अलविदा कहती है और वहां से भाग जाती है। काली उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो चली जाती है। काली गुस्से में होती है और उसकी इल्यूजन वाली दीवार गायब हो जाती है। पुलिस फिर से उन्हें देख लेती है और गोली चलाना शुरू करती है। काली चुपचाप एक आंसू पोंछती है और गाड़ी आगे बढ़ा देती है। एक बस में एक बूढ़ी औरत 11 को उदास देखकर उसके पास बैठती है, पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर जैसे ही बस इंडियाना में दाखिल होती है, 11 कहती है कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। हॉपर यहाँ एक छोटे डेमोगॉर्गन का सामना करता है। उनके बीच एक मजबूत कांच की दीवार होती है जिसे सैम ओवेंस कहता है कि ये इतना मजबूत है कि डेमोगॉर्गन इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत ज्यादा डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं और कांच दरकने लगता है। सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। ओवेंस हॉकिन नेशनल लैब को लॉकडाउन कर देता है और हॉपर के साथ सीढ़ियों से नीचे जाता है। बाकी साइंटिस्ट लिफ्ट से जाते हैं, लेकिन डेमोगॉर्गन्स उन्हें मार देते हैं और फिर उसी लिफ्ट से ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ जाते हैं। माइक कहता है कि विल को बेहोश
बेहोश करना पड़ेगा क्योंकि शैडो मॉन्स्टर उसे इस्तेमाल कर रहा है सबको ढूंढने के लिए। विल मना करता है, लेकिन जब वो जॉयस को पहचानने में हिचकिचाता है तो जॉयस उसे वो दवा दे देती है। हॉपर और ओवेंस तब पहुंचते हैं जब डेमोगॉर्गन लैब में घुस जाते हैं। सब भागते हुए एक सिक्योरिटी रूम में जाते हैं। लैब की बिजली चली जाती है और सब अंदर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ सूजन हारग्रोव घर लौटती है और देखती है कि उसकी बेटी मैक्स घर पर नहीं है। वो और उसके पति नील बिली से पूछते हैं मैक्स कहाँ है। बिली जवाब नहीं देता। नील गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैक्स उसकी बहन है और उसे अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए। फिर वो बिली को मैक्स को ढूंढने का हुक्म देता है। स्टीव गलती से मैक्स और लूकस को बता देता है कि डस्टिन ने वो छोटा क्रिएचर छिपा कर रखा था। लूकस गुस्सा हो जाता है। फिर वो आपस में झगड़ते हैं कि लूकस ने भी मैक्स को सब सच बताकर ग्रुप के नियम तोड़े हैं या नहीं। तब उन्हें डेमोगॉर्गन की आवाज सुनाई देती है और सब आवाज की तरफ यानी लैब की ओर भागते हैं। ओवेन कहता है कि किसी को लैब के दरवाजे खोलने के लिए कंप्यूटर रीस्टार्ट करना होगा। बॉब जो बेसिक प्रोग्रामिंग जानता है वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। बॉब और हॉपर एक मरे हुए गार्ड से आईडी कार्ड और रेडियो लेते हैं। हॉपर बॉब को अपनी बंदूक देता है और कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वापस आ जाना। बॉब कह देता है कि अगर दरवाजा खुल जाए तो मेरा इंतजार मत करना। नैन्सी और जोनाथन लैब गेट पर पहुंचते हैं और स्टीव और बच्चों से मिलते हैं। बॉब कंप्यूटर सिस्टम चालू कर देता है और बाहर वाले अंदर आ पाते हैं, लेकिन तभी एक डेमोगॉर्गन सीढ़ियों से बॉब की तरफ आने लगता है। ओवेंस बॉब को स्प्रिंकलर चालू करने को कहता है ताकि मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बॉब ऐसा करता है और भाग निकलता है, लेकिन बंदूक भूल जाता है। ओवेन पीछे रह जाता है और बाकियों को गाइड करता है। बॉब एक क्लोजेट में छिप जाता है जब डेमोगॉर्गन उसके पास आ जाता है, लेकिन गलती से वो मॉप गिरा देता है और आवाज हो जाती है। फिर वो किसी तरह निकल कर बाहर पहुंचता है। वो जॉयस को देखकर मुस्कुराता है। तभी डेमोगॉर्गन दरवाजा तोड़ता है और बॉब पर हमला कर देता है। हॉपर जॉयस को खींच कर वहां से भागता है और डेमोगॉर्गन्स बॉब को मार डालते हैं। इधर विल के घर में हॉपर मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो चुपचाप जॉयस के पास बैठा रहता है। माइक बच्चों को पजल दिखाता है जो बॉब लाया था। वो बताता है कि बॉब ने हॉकिंस मिडिल एवी क्लब की शुरुआत की थी और अब उन्हें बॉब का बदला लेना होगा। डस्टिन कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि डेमोगॉर्गन्स बहुत सारे हैं जिन्हें वो डेमो डॉग्स कहता है। माइक समझ जाता है कि शैडो मॉन्स्टर और डेमो डॉग्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शैडो मॉन्स्टर मरेगा तो सारे डेमो डॉग्स भी मर जाएंगे। डस्टिन कहता है कि शैडो मॉन्स्टर दरअसल एक डंजियंस एंड ड्रैगन्स क्रिएचर की तरह है, माइंड फ्लेयर, जो दूसरी दुनिया से आता है और साइकिक पावर से सब पर कंट्रोल करता है क्योंकि वो खुद को सबसे बेहतर समझता है। जॉयस कहती है कि अगर विल को बचाना है और बॉब का बदला लेना है तो माइंड फ्लेयर को मारना होगा। माइक सोचता है कि अगर वो विल को एकदम छिपा दे तो शायद शैडो मॉन्स्टर की कमजोरी बता पाए। वो लोग विल के शेड को खाली करते हैं और दीवारें ढक देते हैं। नैन्सी स्टीव को बच्चों की हिफाजत करने के लिए थैंक यू कहती है। डस्टिन लूकस से माफी मांगता है कि उसने डार्ट की बात छुपाई। माइक कहता है कि सिर्फ इसीलिए कि मैक्स सब जानती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके ग्रुप का हिस्सा है। फिर वो लोग विल को एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसके सामने तेज लाइट जलाते हैं ताकि वो ठीक से देख न सके। हॉपर उसे जगाता है और पास में जॉयस, जोनाथन और माइक खड़े होते हैं। मैक्स पूछती है अगर माइंड फ्लेयर को उनकी लोकेशन पता चल गई तो क्या होगा। लूकस जवाब देता है फिर तो हम सबकी शामत आ जाएगी। विल गुस्से में आ जाता है और लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। हॉपर उसे जोर से पकड़ता है जब तक वो थक नहीं जाता। फिर विल धीरे धीरे शांत हो जाता है। जॉयस उसे याद दिलाती है कि उसके 8वें जन्मदिन पर बनाई गई ड्राइंग जो उसने ऑफिस में लगाई थी। जोनाथन वो दिन याद दिलाता है जब उनके पापा छोड़कर चले गए थे और उन्होंने बारिश में कैसल बायर्स बनाया था। माइक बताता है जब वो पहली बार किंडरगार्टन में मिले थे। विल अभी भी आजाद होना चाहता है, लेकिन तभी हॉपर को दिखता है कि विल उंगलियों में मॉर्स कोड टैप कर रहा था। वो सब विल को अपनी यादों से कनेक्ट करते हैं। मॉर्स कोड में वो लिखता है क्लोज गेट। तभी घर का फोन बजता है और विल को पता चल जाता है कि सब कहाँ है। वो उसे फिर से दवाई देकर बेहोश कर देते हैं। डेमो डॉग्स के आने की आवाज आने लगती है और सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक डेमो डॉग्स मरने लगते हैं। एक खिड़की से अंदर फेंका जाता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है और 11 अंदर आती है। वो और माइक एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। 11 और माइक करीब 1 साल बाद मिलते हैं और जोर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। माइक उसे बताता है कि उसने हर रात उसे कॉल किया था। 11 कहती है मुझे पता है। फिर हॉपर समझाता है कि उसने ही 11 को पूरे टाइम छुपा कर रखा था। 11 हॉपर को भी गले लगाती है, लेकिन तभी माइक गुस्से में आ जाता है और वो हॉपर पर चिल्लाने लगता है कि उसने 11 को उससे दूर क्यों रखा। फिर दोनों एक अंदर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ माइक काफी गुस्सा होता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि हॉपर ने जो किया वो सही वजह से किया। फिर
फिर 11 डस्टिन और लूकस को हंसते हुए गले लगाती है, लेकिन जब मैक्स हेलो बोलती है तो 11 उसे ठंडे तरीके से इग्नोर कर देती है। फिर वो जॉयस को गले लगाती है और बेहोश पड़े विल को देखती है। 11 कहती है कि अब वो गेट को बंद कर सकती है। उधर बिली माइक के घर पहुंचता है मैक्स को ढूंढते हुए। वो कैरन से फ्लर्ट करता है जो माइक की मम्मी है। कैरन बताती है कि बच्चे शायद विल के घर पर होंगे। अब सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। 11 और हॉपर लैब में जाकर गेट को बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले जॉयस, जोनाथन और नैन्सी को विल के अंदर से माइंड फ्लेयर को निकालना होगा, वरना गेट बंद करने से उसकी जान जा सकती है। जॉयस को याद आता है कि विल ने कहा था उस मॉन्स्टर को ठंडी जगह पसंद है, तो वो उसे गर्म करके भगाने का प्लान बनाते हैं। हॉपर कहता है कि उसके केबिन में ले जाओ, वहाँ डेमोडॉग्स आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे। स्टीव पीछे रहकर बाकी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये भी मान लेता है कि अब उसका और नैन्सी का कोई रिश्ता है नहीं। जाने से पहले 11 माइक से वादा करती है कि वो लौटकर जरूर आएगी, लेकिन हॉपर बीच में टोक देता है और वो दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर पाते हैं। लैब जाते हुए 11 हॉपर को बताती है कि उसने अपनी माँ टेरी आइव्स को भी देखा। हॉपर माफी मांगता है कि उसने ये बात छुपाई। वो कहता है कि उसे लगता है कि वो एक ब्लैक होल है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है, जैसे कि उसकी बेटी के साथ हुआ। 11 चौंक जाती है ये सुनकर कि हॉपर की कोई बेटी भी थी। हॉपर कहता है कि वो अब मुझे छोड़कर चली गई। फिर दोनों अपने अपने गलतियों को मानते हैं। हॉपर 11 के नए लुक की तारीफ करता है। 11 कहती है खतरनाक लग रही हूँ ना, और हॉपर मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। विल के घर पर डस्टिन चाहता है कि वो मरा हुआ डेमोडॉग साइंस के लिए रखा जाए। वो स्टीव से कहता है कि फ्रिज खाली कर दो ताकि क्रिएचर को उसमें रख सकें। माइक को चिंता होती है कि डेमोडॉग 11 और हॉपर पर अटैक कर सकते हैं। वो प्लान बनाता है कि टनल वाले ग्रेवयार्ड में आग लगाई जाए ताकि डेमोडॉग्स वहां अटैक करें। स्टीव पहले मना करता है, लेकिन तभी बिली पहुंच जाता है। वो मैक्स को खिड़की से देखता है और स्टीव को धक्का दे देता है। फिर घर के अंदर घुसकर लूकस पर हमला करता है, लेकिन स्टीव उसे बचाता है। बिली स्टीव की बुरी तरह पिटाई करता है, लेकिन मैक्स उसे रोकती है। वो उसे विल का बचा हुआ सेडेटिव इंजेक्ट कर देती है और उसी के सामने कील वाला बैट लहरा कर उसे धमकी देती है। फिर उसकी कार की चाबी लेकर निकल जाती है। जॉयस, जोनाथन और नैन्सी विल को हॉपर के केबिन में ले जाते हैं। उसे बेड से बांध देते हैं और हीटर और आग जलाकर वहां का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। उसी समय हॉपर और 11 लैब पहुंचते हैं। विल दर्द से चिल्लाने लगता है। नैन्सी और जोनाथन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जॉयस को बुरा लगता है कि उसे विल को तकलीफ देनी पड़ रही है, लेकिन बॉब की याद करके वो और मजबूत बन जाती है और हीटर की आंच और बढ़ा देती है। मैक्स बिली की कार चलाकर हॉपर के डिग साइट पर पहुंचती है। स्टीव होश में आता है और गुस्से में होता है, लेकिन डस्टिन उसे मना लेता है कि चलो टनल में मदद करते हैं। लैब में हॉपर को डॉक्टर ओवेंस घायल हालत में मिलते हैं। वो उनकी मदद करता है और पूछता है अगर हम बच गए तो क्या 11 को एक नॉर्मल जिंदगी दोगे? ओवेन हाँ कहता है। बच्चे टनल वाले ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं और हर तरफ पेट्रोल छिड़क देते हैं। हॉपर के केबिन में विल का शरीर काला पड़ने लगता है और वो जंजीरों से छूट जाता है। वो जॉयस का गला दबाने लगता है, लेकिन नैन्सी उसे गर्म रॉड से जला देती है। उसी टाइम स्टीव टनल में आग लगा देता है। माइंड फ्लेयर काले धुएं की तरह विल के शरीर से निकलकर भाग जाता है और विल अब ठीक हो जाता है। जोनाथन हॉपर को कॉल करके बताता है कि अब तुम गेट बंद कर सकती हो। हॉपर और 11 गेट वाली जगह जाते हैं। आग की वजह से डेमोडॉग्स पास नहीं आते। 11 हॉपर का हाथ छोड़ देती है और अपनी सारी ताकत लगाकर गेट को बंद करने लगती है। दूसरी तरफ गेट में मॉन्स्टर का चेहरा दिखता है जो 11 को रोकने की कोशिश करता है। टनल में माइक फिसल जाता है और एक मॉन्स्टर वाइन उसे खींचने लगती है, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। तभी उन्हें डार्ट मतलब वही डेमोडॉग दिखता है। डस्टिन अपना मास्क हटाकर उसे कैंडी देता है और वो क्रिएचर उसे पहचान लेता है और सबको जाने देता है। 11 को याद आता है कि काली प्रसाद ने उसे सिखाया था अपने गुस्से का इस्तेमाल करके अपनी ताकत और बढ़ानी चाहिए। उसे ये भी याद आता है कि मार्टिन ब्रेनर ने उसके साथ कितना बुरा किया था। अब 11 गेट बंद करने लगती है। उसी वक्त सारे डेमोडॉग्स वहां पहुंच जाते हैं। ठीक उसी समय सब बच्चे रस्सी तक पहुंच जाते हैं ताकि बाहर निकल सकें। स्टीव और डस्टिन वहीं रुककर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि बाकी सब भाग सकें, लेकिन डेमोडॉग्स उन्हें इग्नोर करके भागते हुए 11 की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो उसे रोकना चाहते हैं। हॉपर उन जानवरों पर गोली चलाता है जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। 11 को याद आता है कि उसने ये गेट कैसे खोला था और उसे काली के बनाए हुए ब्रेनर के भरम भी दिखते हैं। माइंड फ्लेयर 11 की तरफ एक लंबी काली टेढ़ी मेढ़ी टेंटेकल्स बढ़ाता है। 11 की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो हवा में उड़ने लगती है। हॉकिंस की सारी लाइट्स तेजी से चमकने लगती हैं। 11 माइंड फ्लेयर को वापस गेट के अंदर धकेल देती है और फिर पूरा गेट बंद कर देती है। उसी पल सारे डेमोडॉग्स मर जाते हैं। हॉपर 11 को प्यार से थाम लेता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब 1 महीना गुजर जाता है। लैब
को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। मर्रे बॉयमैन दूर से मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। बार्ब का आखिरकार ठीक से फ्यूनरल होता है। हॉपर एक रेस्टोरेंट में ओवेन से मिलता है जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ओवेन उसे एक बर्थ सर्टिफिकेट देता है जिससे 11 हॉपर की लीगल बेटी बन जाती है। ओवेन कहता है कम से कम 1 साल सब शांत होने दो तब बाहर जाना। हॉपर मान जाता है लेकिन कहता है कि बस एक खास रात है, उसी दिन बाहर जाना है। बच्चे स्नोबॉल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उनकी मम्मियाँ उनकी फोटो ले रही होती हैं। विल का बनाया हुआ बॉब का हीरो वाला ड्राइंग अब विल के फ्रिज पर लगा है। लूकस मैक्स को डांस के लिए पूछने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी छोटी बहन एरिका उसे बस चिढ़ाते ही रहती है। डस्टिन की मम्मी ने नया बिल्ली का बच्चा लिया है। सूजन मैक्स के बाल बना रही होती है। मैक्स बिल्ली को गुस्से से देखती है जब वो चुपचाप पास से गुजरता है और कुछ कहे बिना चला जाता है। डस्टिन अपने बाल वैसे ही बनाता है जैसे स्टीव ने उसे सिखाया था। स्टीव डस्टिन को डांस पर छोड़ने जाता है और उसे चीयर करता है। जब डस्टिन अंदर चला जाता है स्टीव दूर से नैन्सी को देखता है जो डांस की निगरानी कर रही होती है, फिर खुश होकर वहां से चला जाता है। नैन्सी जोनाथन की तरफ देखकर मुस्कुराती है जो डांस के फोटो ले रहा होता है। फिर गाना बजने लगता है और लूकस मैक्स से डांस के लिए पूछना चाहता है लेकिन थोड़ा शर्मा जाता है। मैक्स खुद हाँ कह देती है। विल को उसकी क्लास की एक लड़की डांस के लिए बुलाती है लेकिन डस्टिन को कोई नहीं पूछता। नैन्सी को उस पर थोड़ा तरस आता है और वो उसे कहती है कि तुम माइक के दोस्तों में से मेरे फेवरेट हो। फिर वो डस्टिन के साथ डांस करती है। बाहर जॉयस और हॉपर साथ में स्मोक कर रहे होते हैं। हॉपर कहता है कि बॉब की मौत का दर्द टाइम के साथ थोड़ा कम हो जाएगा। फिर वो जॉयस के कंधे पर हाथ रखता है। जब गाना शुरू होता है 11 डांस में आती है। उसने वो ब्रेसलेट पहना होता है जो हॉपर की बेटी सारा के हेयर बैंड से बना था। माइक उसे डांस के लिए पूछता है। 11 कहती है मुझे डांस करना नहीं आता, तो माइक कहता है कोई बात नहीं, हम साथ में सीख लेंगे। 11 मुस्कुराकर हाँ कहती है। जैसे ही सारे बच्चे अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं, कैमरा अपसाइड डाउन की तरफ जाता है जहां लाल बिजली चमकती है और माइंड फ्लेयर हॉकिंस मिडिल स्कूल के ऊपर से देख रहा होता है। और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।